नमस्कार दोस्तों, अगर आज मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो मैं 12 मिनट में सारे टॉपिक्स करा दूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि और ये क्लास सिर्फ टू द पॉइंट होगी। नो नॉनसेंस, नो इधर उधर की बातें, सिर्फ क्लास और सिर्फ टू द पॉइंट, सिर्फ करंट अफेयर्स, नथिंग एल्स। किस देश ने अपनी नई अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू स्पेस एजेंसी? ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में नई स्पेस एजेंसी लॉन्च की है। दक्षिण कोरिया के पास ऑलरेडी स्पेस एजेंसी थी, लेकिन उसने नई स्पेस एजेंसी लॉन्च की है कुछ नए गाइडलाइंस के तहत, कुछ नए विजन के तहत। तो इसका जो नाम है, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों वर्जन आपके सामने दिए गए हैं। इसका नाम है कोरिया स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा। जैसे कि नासा है उसी प्रकार से कासा है, को याद करने में आपको आसानी होगी। और ये दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा स्थापित की गई है। दक्षिण कोरिया में ऑलरेडी स्पेस एजेंसी थी। 1989 से ही एक स्पेस एजेंसी काम कर रही है, उसका नाम था कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कारी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कासा को लीड करने वाले हैं एक प्रोफेसर हैं जो सियोल विश्वविद्यालय के हैं। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ये पहली बार अनोखी इस तरह की कोई एजेंसी बनी है जिसको एक प्रोफेसर लीड कर रहा है, कोई एकेडमिक लीड कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी का नेतृत्व करना और देश की शीर्ष 5 वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों से ऊपर उठाना है। हाल ही में एक त्रिपक्षीय समिट हुई थी, सुरक्षा समिट हुई थी, जिसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के तीनों देशों के लीडर वहां पे थे। आपके लिए मैंने एक इमेज जोड़ दी है, ये इस कासा से संबंधित नहीं है, जस्ट एक स्पेस लॉन्च है। आप इसको देख के थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करिए ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। दुनिया की स्पेस एजेंसियों के नाम दिए गए हैं, आप प्लीज इनको जान के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ साथ आप दोहराते रहिए, मैं पढ़ता जाता हूं। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूरोप के 20 देशों को रिप्रेजेंट करती है। जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की है। रॉसकॉस्मोस, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। इसरो, इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना हो गई। मैक्सिकन स्पेस एजेंसी, AEM हो गई। इसको AEM इसलिए कहेंगे क्योंकि स्पेनिश शब्द है, लेकिन इसको शॉर्ट पे AEM पढ़ेंगे। और यूनाइटेड अरब इमारेट्स की स्पेस एजेंसी हो गई, वो है UAE-SA। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि 2020 में UAE ने होप स्पेस क्राफ्ट भेजा था, जो कि मार्स के सरफेस को स्टडी करने के लिए था। हु हैज बिकम इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम से वीडियो मिलती रहे। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, सारे नाम दिए गए हैं, इनको आप याद रखें, इसकी डिजिट भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है श्याम निखिल। श्याम निखिल भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ग्रैंड मास्टर को हम GM भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसका हिंदी वर्जन भी आपको दिया गया है। यह विश्व में किसी भी शतरंज खिलाड़ी को फाइड द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। फाइड का मतलब है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसका फुल फॉर्म यही है। और ये गवर्निंग बॉडी है चेस की पूरी दुनिया में, यही सारे टूर्नामेंट कराती है, यही सारे रैंकिंग प्रोवाइड कराती है। 1988 में भारत के पहले बने थे ग्रैंड मास्टर, वो थे विश्वनाथ आनंद। किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है केरला। केरला ने हाल ही में AI करिकुलम इस्टेब्लिश किया है और ये क्लास 7 तक के बच्चों से बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिखाएंगे, ताकि भविष्य में जब वो पास आउट हो, जो बाकी आगे जीवन में जब बढ़े, तो वो AI की समझ को बेहतरीन तरीके से रख पाए। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन पर सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसरो पार्टनर विद व्हिच कंपनी टू कोलैबोरेट ऑन 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर जाहिर सा है विप्रो 3D ही है। और मैं आपको बता देता हूं कि विप्रो 3D एक प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है, या 3D प्रिंटिंग प्रोवाइड कराता है। कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसरो ने उसके साथ साझेदारी की है और इसरो इसके साथ साझेदारी करके PS4 सीरीज के रॉकेट बनाएगा, जो कि 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। और जो ये PS4 है, ये PSLV के चौथे चरण में काम आता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जो आखिरी स्टेज होता है, उसमें PS4 इंजन काम में आएगा। और ये विप्रो 3D के साथ इसरो ने साझेदारी करके 3D इंजन बनाने की बात कही है। PS4 स्टेज, जैसा कि मैंने कहा, ये आखिरी स्टेज है, लास्ट स्टेज है। इसमें बहुत सारे एडवांस नेविगेशन होते हैं, एडवांस गाइडिंग सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है, जो आखिरी स्टेज होता है।
और विप्रो 3D मिलके इसको बनाएंगे, इसरो के साथ मिलके बनाएंगे ताकि इसको एक्यूरेटली हैंडल किया जा सके। भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल पे लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब मई का है। ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, ना कि डेबिट कार्ड है, इसको प्लीज केयरफुली याद रखिए। तो ये है HDFC बैंक। छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि SBI, HDFC और ICICI ये भारत के 3 बड़े बैंक हैं और RBI ने इनको कहा है कि ये सब DSIB हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। आसान शब्दों में कहें टू बिग टू बी फेल, मतलब ये बैंक इतने बड़े हैं, इनका भारत की अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा रोल है, किसी भी दशा में ये बैंक फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ही गहरी चोट पहुंचेगी। इन बैंकों की स्टेबिलिटी देश की स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी कहते हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो LIC उसमें से है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो SBI, HDFC और ICICI है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA की कौन सी धारा एग्जिट पोल के संचालन एवं प्रसार पर रोक लगाती है या उनको नियमित करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है? Which sections of Representation of the People Act prohibits the conduct and dissemination of exit polls? ये सारे ऑप्शन दिए गए, बहुत से जरूरी है, एक क्वेश्चन प्लेस कर देंगे। इसका उत्तर है RPA एक्ट 126A, RPA एक्ट 126A। RPA एक्ट ये कहता है कि पोलिंग के दौरान या फिर जो टाइमलाइन उसमें डिसाइड कर दी जाती है कि इस दौरान आप एग्जिट पोल को नहीं दिखा सकते हैं। सपोज पोलिंग जारी है, बीच में किसी ने दिखा दिया कि ये पार्टी जीत रही है, वो पार्टी हार रही है, तो इससे बाकी पब्लिक पे भी असर पड़ेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि इसकी एक निर्धारित समय सीमा करता है ताकि जब पोलिंग संपन्न हो जाए तभी एग्जिट पोल दिखा पाए। एग्जिट पोल्स आसान शब्दों में कहें तो एक सर्वे होता है, ये पोलिंग बूथ टू बूथ सर्वे होता है। वहां पे जाके लोगों से बात करते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं, उसी आधार पे पूरे नेशनल डेटाबेस तैयार करते हैं और बताते हैं कि ये पार्टी इतनी पा सकती है वोट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत आता है, अनुच्छेद 324 के तहत आता है भारतीय संविधान में। ये संवैधानिक संस्था है, मतलब ये बॉडी संविधान में स्टैब्लिश थी, इसको पार्लियामेंट में नहीं बनाया गया है, ये पहले से ही थी, जब से संविधान आया तब से बनी हुई थी। इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। वर्तमान में इस समय राजीव कुमार हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये 25वें चुनाव आयुक्त हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग भी होते हैं जो स्टेट इलेक्शंस कराते हैं। इस संविधान में अनुच्छेद के अनुसार 243 के और 243 जड़े के तहत स्थापित किए गए हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन भी आप देख सकते हैं। भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन सूचकांक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स? ये सारे नाम दिए गए हैं, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लें, सब एक जैसे मिलते जुलते लगेंगे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव्स इंडेक्स। इस इंडेक्स की स्थापना इसलिए की गई ताकि मार्केट को ट्रैक कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री की ग्रोथ को पता लगा सकें, यहाँ पे लोगों की ज्यादा से ज्यादा पब्लिक भागीदारी हो, अवेयरनेस बढ़े, पॉलिसी जो लाई गई है उसके इम्पैक्ट क्या है। रेड फ्लैग 24 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ होगा? रेड फ्लैग 24 यूनाइटेड किंगडम, इजिप्ट, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज होगा और यहाँ पे हाल ही में भारतीय कंटिजेंट राफेल एयरक्राफ्ट के साथ गया है और ये पहली बार अमेरिका में भारत के राफेल एयरक्राफ्ट गए हैं। ये अलास्का अमेरिका का जो हिस्सा है, एक बहुत ही ठंडा एरिया है, बर्फीला एरिया है, ये वहां पे इन्होंने लैंड किया है और एक्सरसाइज वहां पे कैरी आउट की जाएगी। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। हाल ही में विश्व का पहला नए प्रकार का उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? तो ये इसका सही उत्तर है जापान। जापान ने पहली बार लिग्नोसैट बनाया है और लिग्नोसैट को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया गया था। ये लकड़ी का उपग्रह है, दुनिया का पहले का लकड़ी का उपग्रह बनाया गया है। ये मंगोलियन वुड से बनाया गया है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य का पहला सदस्य कौन बन गया है? Who has become the first member of trading cum clearing member of India International Bullion Exchange? ज्यादा आपको डीप पे नहीं जाना है, इसका एक ही ऑप्शन है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ही बना है मेंबर ऑफ TCM 8 IIBX। कौन सी कंपनी टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों 2024 का हिस्सा नहीं है? इसमें से कोई एक कंपनी है जो हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों कंपनियां हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से नहीं है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनियों में शामिल किया गया ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड। रिलायंस आप जानते हैं, टाटा ग्रुप आप जानते हैं, तो इसमें से अडानी ग्रुप ऑप्शन में नहीं था।
अडानी पोर्ट्स ने हाल ही में पोर्ट्स के साथ अपनी पहली वैश्विक बंदरगाह डील के साथ 30 साल की डील की है। अडानी पोर्ट्स जैसे कि हमें पता है कि भारत में काम करता है, जैसे कि मुंद्रा पोर्ट में अडानी पोर्ट है। बहुत सारे कार्गो शिप्स आते जाते रहते हैं। हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय डील की है और वो देश है तंजानिया। ये पोर्ट्स ऑफ तंजानिया के साथ 30 साल के साथ साझेदारी की, जिसको अडानी पोर्ट्स मिलकर ऑपरेट करेंगे। और आइए जानते हैं कुछ भारत के पोर्ट्स और बंदरगाह के बारे में। कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। शंघाई बंदरगाह चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत के 2 तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट जो कि बंगाल के पास में है, पश्चिमी तट अरेबियन सी के पास में है। पूर्वी तट के जो राज्य हैं उनके बंदरगाह हैं कुछ इस प्रकार से। ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में है। इसको याद रखिए, ऑप्शन मैचिंग में आता है। 4 बंदरगाह यहाँ देंगे, 4 यहाँ देंगे, आपको मैच करना होगा 1 2 3 4। पारादीप ओडिशा है, पोर्ट ब्लेयर पता ही आपको अंडमान निकोबार है, हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता पोर्ट एक साथ ही आते हैं। पश्चिमी छोर पे जो पोर्ट्स आते हैं, कांदला पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है। मुंबई महाराष्ट्र का है जो इंडिया लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। और नावा शेवा जिसको हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया है। ये नेचुरल पोर्ट हो गया, ये आर्टिफिशियल पोर्ट हो गया। और न्यू मैंगलोर कर्नाटका का है, कोची केरला का है। ये सारे वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट हैं और वो सारे ईस्ट कोस्ट पे पोर्ट हैं। इसके साथ साथ अगर ईस्ट कोस्ट पे आप जाएंगे तो विशाखापट्टनम भी पोर्ट आते हैं। बहुत सारे पोर्ट और भी हैं, लेकिन इतना तो आप मेन बिल्कुल जानिए। प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किसने जीता है? हु हैज वन द प्रेस्टिजियस स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। नेशनल स्पेलिंग बी ये होता है कि इसमें छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, एक लेवल तक होते हैं, वो अमेरिका में एक कॉम्पिटिशन होता है, उसमें स्पेलिंग पूछे जाते हैं। पहले आसान पूछेंगे, फिर मीडियम लेवल की, और जटिल और बहुत ही ज़्यादा जटिल लेवल की स्पेलिंग पूछेंगे। प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा, स्पेलिंग कुछ और होगी उसकी। और उसको जीता है भारत की बुरहत सोमा ने। बुरहत सोमा ने इस स्पेलिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है। इसका नाम है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। तो ये रहे आज की करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दें, प्लीज़। और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको टाइमली वीडियोस लाता रहूंगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं कम से कम समय में टू द पॉइंट एक्यूरेट करंट अफेयर्स आपको ला के दूंगा। मेरे साथ आप बने रहिए। प्रतिदिन मेरी क्लास होती है, डेली क्लास होती है 9 से 10 बजे के बीच में। करंट अफेयर्स इंटरसेप्टर, जिसको हम CAI बोलते हैं, यहीं पे होगी। तो ये रहे आज 3 जून करंट अफेयर्स। आपसे मिलते हैं कल 4 जून को, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।